ये तो आपका मुहिम अच्छा चल रहा है और आप बड़ी सरगर्मी से लगे हुए हैं। और पिछली बार तो आपने बड़े अच्छे ढंग से सब लोगों से ये भी कहा कि आप अपराध मुक्त भारत का जो है यूट्यूब चैनल को देखिए और उसे समझिए। तो मैं आज अपेक्षा करता हूं कि आज की चर्चा में आप उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने देखा है, क्या पाया है, उनकी कुछ शंकाएं कुशंकाएं हैं क्या। ना ना, आप ही पूछिए, आप ही पूछिएगा। आप तो रहेंगे, आप पूछिए और अपनी बातचीत आप चलाइए भी। हाँ हाँ। तो देखिए, बातचीत तो हम सभी चलाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो भी हम उस पर भी चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, मनन करेंगे। और ये भी जो बात हम कह रहे हैं कि भाई राज्यवार, हमारा ये कहना है कि भाई राज्यवार हम अपने संगठन बनाएं। उसके बाद प्रत्येक राज्य में इसको बैठकवार हम हमारा संगठन बनाएं। फिर और कह रहे जा करके हम असेंबली लेवल के संगठन बनाएं, 4585 हैं। तो देखिए, उसके ऊपर भी आप विचार कीजिए और अंत में जो है नहीं, बूथ आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जी हम जी और जी। आप एक ही बात कह रहे हैं। हाँ, हम एक ही बात कर रहे हैं। हम केवल जो है उसको जरा ज्यादा प्रैक्टिकल इस ढंग से कर रहे हैं कि हम्म। कैसे भी जो है हम पहले पार्लियामेंट तक पहुंचे और फिर ये हाँ, नई व्यवस्था पार्लियामेंट में स्थापित करें और बिल्कुल। उसमें जो है ना वो सब ताने बाने आ जाएं जो कि हम्म। पार्टी विहीन प्रजातंत्र के होना चाहिए। क्योंकि जी यदि जी जी पार्टी बनेगी तो पार्टी हम्म। के मठाधीश होंगे, वो अपने जी हित को भी साधेंगे और अपने बच्चों के हित को भी साधेंगे। जी जी तो हमें जी। एक ऐसी मेरिट बेस्ड व्यवस्था जमीन पे खड़ा करनी ही होगी और वो हम्म। आएगी एक्सपेंडिचर फ्री एब बेस्ड इलेक्शन अरेंजमेंट में, जहां हम्म। खर्चा करना भी अपने आप में एक अपराध होगा। जी तो जी जी। खर्च हम भी विहीन अकेला नहीं होगा बल्कि खर्चा करेगा तो जेल जाएगा। ना ना, बिल्कुल हम भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई पहले कम से कम राज्यवार हमारी टीम्स तो खड़ी हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे लोग आगे बढ़ के चंद्रगुप्त बने ना, लोगों को जोड़ें, संगोष्ठियां करें। अब ठीक है, उसमें उसमें गठबंधन। गति यदि हम लाएंगे तो जो आप कह रहे हैं वो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, हम उसे जमीन पर उतार पाएंगे। हमारे पास बिल्कुल लगभग 1.5 वर्ष का समय है। हम 1.5 वर्ष का हम समय किसी कम नहीं तरह होता से है। हम किसी तरह से अगर हमारी ये 28 राज्य और 8 यूटीज की, यानी कि सब मिला करके 36 टीमें अगर हमारी हो गई और उसको हमने अगर कोऑर्डिनेट कर दिया, उसका संकलन अगर हम कर पाएंगे, पहले 36 टीमें बन जाएं तो फिर उसका संकलन भी करेंगे और आगे का मार्गदर्शन भी करेंगे। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही चंद्रगुप्त वाली बात ही हम भी कहने जा रहे हैं। आप उसको अपने अपने लफ्जों में, अपनी अपने तरीके से, आपका तरीका कहने का एक आपने जो डेवलप कर रखा है, तो आप वो अपने तरीके से बता रहे हैं, हम अपने तरीके से। बाकी और कोई फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क कुछ आप भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग मुख्यतः एक ही बात कर रहे हैं, ध्येय भी एक ही है और वो भी है कि सही प्रजातंत्र हो, गुलामों के नियम कानून ना हो, दुष्ट लोग जो है ना चुनाव में ना आ पाए, अच्छे लोग जो है मेरिटोरियस लोग आए और उनके जन कल्याण, देश कल्याण उनके हित में होना चाहिए। और ये जी जो बादशाही व्यवस्था है जो कि जी अपारदर्शी भी है, अन्याय भी करती है, घूस भी खाती है और हम्म। आपके पास उसको सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी जी ये जी। व्यवस्था के दिन अब लद गए हैं, इसे बदलना ही होगा। और हाँ, जो आज हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या है, जब उनकी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, तो उन्हें हमारा प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए। ना ना, तो बिल्कुल देखिए मैथिली शरण जी, बात एक है, हम आपस में बने रहें और अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर हमारे बीच संवाद अगर चलता रहा तो अपने आप जो भी होगा वो सटीक होगा, जो भी हमारे होगा। हमारे बीच में संवाद भी रहेगा और हम्म। साथ में जो है हम लोग गठबंधित होके उस प्रक्रिया को तेज भी करेंगे। और बिल्कुल। और जो है मैं आशान्वित महसूस कर रहा हूं
कि 2024 तक हम उसे जमीन पे भी उतार देंगे। ना मैं भी भाई यही चाहता हूँ। मैं थोड़ा ये चाहता हूँ कि इसको हम 2029 तक लंबा खींचे। मैं भी नहीं चाहता। नहीं, यदि 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 ये 2029 तक खिंच गया तो ये दुष्ट लोग शायद हमें, हाँ, हमारा जो है ना मनोबल ही तोड़ देंगे, और हाँ, शायद हमें इस लायक ही ना छोड़े कि हम ऐसा कुछ सोच पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुष्ट लोग अगर 2024 में अगर ये बीजेपी का अगर शासन आ गया और अगर ये मोदी अगर बना रहा ना, तो ये इनका साहस जो है ना, इनका दुस्साहस कह लीजिए, इसको साहस भी नहीं कहें, ये इनका दुस्साहस जो है, इनकी कोई मर्यादा नहीं है इनके दुस्साहस की। नहीं, उसका मर्यादा ना होने के कारण भी तो है ना, कि उन्हें जो है कुछ ना होते हुए भी सब कुछ मिल रहा है, फिर उनके बच्चों को भी मिल रहा है, तो उनमें दुस्साहस क्यों ना हो? हाँ, क्यों ना हो। अच्छा, और बताइए कि हर किसी के पैर में बेमाई फटी हुई है, उससे चंदा वसूल किया जा रहा है, टैक्स वसूल किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, उसका सिर फटा हुआ है और वो थाने में बैठा हुआ है और थाने से उसको भगा दिया जा रहा है, और दुष्टता पूर्वक बाहुबलियों के पैसे लेके जो है FIR दर्ज हो रही है, और वो व्यक्ति प्रताड़ित होके जेल भी पहुंच जा रहा है। तो ये कौन सा नियम है? और दुष्टता पूर्वक कई बार कहा जाता है कि हम काउंटर केस रजिस्टर करेंगे। अरे भाई, काउंटर केस क्या? ये एक अपराधी आके मुझे कूटे और आप हमारे विरुद्ध कैसे केस रजिस्टर करेंगे? क्यों काउंटर केस रजिस्टर करेंगे? हाँ, बिल्कुल। आपसे विशेष कौन जानता है इन चीजों को? आपने तो बिल्कुल अपनी नजर के सामने हमने तो इनको पकड़ा भी है, ठीक भी किया है, और जहां पे संभव हुआ न्याय भी दिया है। देखिए पटेल साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं SP गुना था, और यदि मैं छुट्टी पे बाहर हूं तो जनता 5-5, 6-6, 7-7 दिन बंगले के बाहर वेट करती थी कि साहब आएंगे तब हम उनसे मिलके ही जाएंगे। तो और मिसेज गुप्ता जो है ना वहां पे है, वो उनके लिए पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था करा रही है कि ये बेचारे लोग सर्दी में कैसे यहाँ पे रहेंगे, और वो एडिशनल SP को खबर कराएं कि भाई आप आके सुनो इनको, साहब तो बाहर हैं, वो तो छुट्टी पे हैं, वो तो उनको आने में समय लगेगा। तो भी वो लोग कहते थे कि कोई भी मुझे सुन ले, मैं तो जब गुप्ता साहब आके उनको जो है ना अपनी बात सुना के जाऊंगा तभी जो है ना जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। देखिए भाई, आप जैसे अधिकारी या आप जैसे लोग इस देश में नहीं हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं उनको हमें खोजना है, बस हमें खोजना है, उनमें साहस पैदा करना है। वो अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को जो है डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके सामने जो है जो दुष्ट लोग हैं वो आइकॉन बन गए हैं। इन्हें लोग बाग मूर्ख कह रहे हैं। देखिए पहले भी देखिए भ्रष्टाचार भी था, मक्कारियां भी थी। पहले भ्रष्टाचारियों की संख्या उंगलियों पे गिनी जाती थी, और उस भ्रष्टाचारी को भी वो को मालूम रहता था कि साथ दुनिया जानती है कि मैं बदमाश हूं, भ्रष्टाचारी हूं, ठीक है ना, उसकी नजरें नीची होती थी। आज जो है भ्रष्टाचारी सीना तान के खड़ा है, और उसके साथ ढेर सारे लोग खड़े हैं, और एक जो अच्छे चरित्र का व्यक्ति है वो अपना पैंट ऊपर किए हुए किनारे से नजरें नीचे करके निकल रहा है, और ये दुष्ट लोग जो कि भ्रष्टाचारी भी हैं वो कह रहे हैं कि देखो वो एक चूतिया जा रहा है, वो एक नालायक व्यक्ति जा रहा है। और वो जो है जो अच्छा व्यक्ति है वो अपनी नजरें उठा के उनको जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है। और ये राजनेता इन भ्रष्टाचारियों, मक्कारी और इन चरण सेवकों को ही प्रमोट कर रहे हैं। अच्छे व्यक्ति की तो कोई कीमत नहीं है, और जानबूझ के उसको किनारे रखेंगे जिससे कि जो है वो उनके कार्य में और उनके जो है ना गलत चीजों में बाधा ना बने। और डे बाय डे ये स्थिति जो है ना ये ज्यादा से ज्यादा खराब हो रही है। ये हमारे देश में पिछले करीब 25-30 सालों से 30 सालों से ये दैनंदिन जो है ये डे बाय डे ये बिल्कुल खत्म होते जा रहा है सब कुछ। ये डे बाय डे खत्म। शायद उस समय तक आंखों में थोड़ी बहुत शर्म थी, हालांकि मक्कारियों और बदमाशियों में तो कमी थी नहीं। देखिए सेशन के पहले
ये दुष्ट लोग जो है छापामारी करते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे और अपने आप को जो है ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो गलत नीतियां भी हैं, लड़ाना झगड़ाना भी है, फ्रीबी भी बांटना है, ऊपर से बूथ कैप्चरिंग करना है। तो ये प्रजातांत्रिक तरीका था क्या? ना, बिल्कुल नहीं था, तब भी नहीं था। तो फिर ये तो शुद्ध दुष्टता हो गई ना। और मैं आपको ये कह रहा हूं, इन्होंने दुष्टता पूर्वक एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया और उसमें पार्टी सिस्टम लेके आए, और वो इतना दुष्टता पूर्वक बनाया कि आज पॉलिटिकल पार्टियां फैमिली की प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। हम उसी में अच्छे कानून की व्यवस्था कर सकते थे, हम उसमें अकाउंटेबिलिटी ला सकते थे। हम कोई अपराधी जो है ना, कोई अपराधी नहीं जोड़ सकता है, अपराधी खड़ा नहीं हो सकता है, उसी कानून में लिख सकते थे। देखिए गुप्त जी, सबसे पहले ये जो निशान है ना, ये 1968 के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा ये निशान जो है ये आए चुनाव में। ये आपको मालूम है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे पहले चुनाव जब हुए ना 1952 में, तो पार्टियों के जो निशान होते थे ना, वो पार्टियां खुद देती थी, इलेक्शन कमीशन नहीं देती थी। आपको मुझे मालूम नहीं कि आप इस बारे में कितना नहीं, मैंने आपने ये अच्छी मुझे जानकारी दी, मैं इसका अध्ययन भी करूंगा। हाँ, मैं अभी इसको बताना चाहता हूँ कि ये पक्ष तंत्र का पदार्पण जो हुआ ना, वो 1968 से हुआ जी। और हमारे संविधान में 3 कानून हैं, आज भी बने हुए हैं। वो तीन आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 1 है 58, एक है आर्टिकल नंबर 84 और एक है आर्टिकल नंबर 173। इन 3 आर्टिकलों को आप देख लीजिए, शायद आपने देखा होगा भी या नहीं, मैं इनको बारीकी से अध्ययन करूंगा। आप अपनी बात रखिए, मैं इसको आपकी बात सुनने के बाद विशेष तौर पे मैं इसका अध्ययन करूंगा। अगर ये मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप इसको सुन करके फिर आप इसको आर्टिकल 58, आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173, इन 3 आर्टिकलों को आप बराबर बिल्कुल देखिए। ये बहुत ही छोटे आर्टिकल हैं, ये 3-4 लाइन के आर्टिकल हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भाई चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा होगा, ये लिखा है वहां पर, कोई व्यक्ति। ये एक ही शब्द काफी है, कोई व्यक्ति, यानी कि एनी पर्सन। इंग्लिश में लिखा है एनी पर्सन। और इसका मतलब है कि एनी पर्सन विल कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि एनी ग्रुप नहीं लिखा है कहीं पर भी। पूरे संविधान में एनी ग्रुप शब्द नहीं है और एनी पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है। पूरे 395 आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल, उसमें किसी एक भी आर्टिकल में पॉलिटिकल पार्टी नाम का शब्द भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कहीं शब्द नहीं है। और अगर इन 3 आर्टिकल जो मैंने बताए हैं, इसका इंटरप्रिटेशन आपको करना होगा, इसका अर्थघटन, आर्टिकल 58, आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173। इसका सीधा साधा मतलब है कि ये लोकतंत्र होगा, ये पक्षतंत्र नहीं होगा। मतलब देयर इज नो रोल फॉर ग्रुप्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन्होंने जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 बनाया, उसमें तो उन्होंने पार्टी को रिकॉग्निशन से लेके पूरे पार्टी सिस्टम डाल दिया है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सिलसिलेवार रिप्रेजेंटेटिव 1951 के तहत ही तो आपके चुनाव हो रहे हैं। मैं बिल्कुल हो रहे हैं। मुझे आप सिलसिलेवार थोड़ा सुनिए, 2-4 मुख्य पॉइंट ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बताइए। देखिए, 2 कानून बने, एक 1950 वाला और एक 1951 वाला, जो आपने बिल्कुल बताया। 2 कानून है, बिल्कुल ठीक है। 2 कानून बने हुए हैं। एक ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो आप कह रहे हैं, एक वो है और एक उसका अमेंडमेंट है।
हाँ ना, उसमें देखिए 1950 वाला जो है ना, ये बिफोर इलेक्शंस है। ये मतलब कि चुनाव के पहले क्या करना है उसके लिए कानून बना है 1950। ओके। और चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद क्या करना है उसके लिए कानून है 1951। ओके। मतलब 1950 जो है ना, उसमें ये वोटर्स लिस्ट, मतलब मतदाताओं की सूची बनाना, या फिर ये डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब निर्वाचन क्षेत्रों की रचना करना या उनको कहीं आगे पीछे करना, ये सब कुछ जो है ये 1950 में आता है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। बिल्कुल ठीक, आपकी बात हाँ, पूरी पूरी तरह से स्पष्ट है। और हाँ, अच्छा, और 1951 में जो है ना, वो चुनाव के दरमियान क्या करना है, और चुनाव पूरा हो जाने के बाद जो गिनती वगैरह होती है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, ये सब जो है ये स्पेसिफाई किया हुआ है 1951 वाले कानून में। अच्छा, अब जो है उन दोनों कानूनों को, कानून तो बन गया 1950 और 1951 में। दोनों कानूनों में जब वो कानून बने थे तब पॉलिटिकल पार्टी नाम का कोई भी शब्द नहीं था उन कानूनों में, दोनों कानूनों में। लेकिन आपने जैसे बताया कि इनका रिकॉग्निशन और इनका रजिस्ट्रेशन, ये दो शब्द जो हैं, वन इज द रिकॉग्निशन एंड अदर इज द रजिस्ट्रेशन। ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रिकॉग्निशन के लिए तो आप देखिए 1968 का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, ये कानून में नहीं है, ये कानून के बाहर है। मतलब जो एक्ट बने हुए ना, उस एक्ट में आज भी इसको डाला गया नहीं है। बेसिकली कानून के दो लेवल होते हैं। जी एक होता है जो कि पार्लियामेंट में पारित होता है, जी। और एक दूसरा होता है कि जो पार्लियामेंट में पारित कानून है उसमें रेगुलेशन आदि जारी करने की अधिकार दे दिया जाता है ब्यूरोक्रेट्स को, ठीक है तो उसको सब लेजिस्लेशन कहते हैं। तो जी। ये जो जारी किया गया है एज ए सब लेजिस्लेशन के बतौर जारी किया गया है। तो कानून के तहत जारी किए जाने वाले जो आदेश हैं वो भी कानून की ही तरह माने जाते हैं, और वो और लेजिस्लेशन ना होके उन्हें सब वे लेजिस्लेशन कहते हैं। हाँ, और वे कानून के मुताबिक होने चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपनी शक्ति कानून से ही ले रहे हैं, तो दे कैन नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन विद द लॉ इटसेल्फ। ओके ओके, एंड वन अदर थिंग, जो भी कानून बनते हैं वो संविधान के मुताबिक होने चाहिए। वेरी ट्रू, अदरवाइज दे शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। तो अब इसको ये समझ लीजिए कि जो एक्ट बने हुए हैं ना, रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये दोनों 1950 और 1951, इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का एक अमेंडमेंट हुआ है 1989 में, ओके। ये आप जानते हैं? Registration of political parties was started from the year 1989. ओके। Before that, मतलब इसके पहले जो है पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पे एग्जिस्ट करती थी, उनको रजिस्ट्रेशन की और उनका रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, मतलब पार्टियों का अस्तित्व तो जरूर था, मगर इलेक्शन कमीशन के साथ उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। मतलब कि उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं था। देयर वाज नो रिकॉर्ड विथ इलेक्शन कमीशन अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, दैट हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। तो एंड ये सेशन के द्वारा लाया गया था? नहीं, ये 1989 तो बहुत बाद में, सेशन के बहुत बाद में। नहीं, सेशन तो इसके इसी समय थे ना, इसके बाद थोड़ी थे।
नहीं, 89 के समय कहाँ थे? 89 से पहले थे वो। नहीं नहीं, 89 के बाद थे। 89 तो उसका 89 के बाद थे क्या सेशन? हाँ हाँ, कब कब थे सेशन? वो अब चेक कर लेंगे, लेकिन वो ये वही पीरियड है जब अच्छा हमें याद है कि वो हम लोग जो है ना बुकलेट लेके जो है अच्छा चुनाव अच्छा कमीशन के अच्छा क्या आदेश हैं वो अच्छा और अच्छा वी मस्ट सल्यूट अच्छा। मिस्टर सेशन कि उन्होंने हम्म पुराने नियम कानून को निकाल के ही चुनाव व्यवस्था हम्म, को ठीक कर दिया, और वो देखिए। वी मस्ट सल्यूट दैट पर्सन। ओके ओके। और मेरे उसके ख्याल से जो लिए रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन के पीछे मकसद रहा होगा नहीं, वो अभी शायद राजनीतिक पार्टियों को कंट्रोल करने का रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल ये इनका वो क्या कहते हैं, रेगुलेशन। रेगुलेशन इज द मोटो। हाँ हाँ। रेगुलेशन। हाँ, एक मिनट, जरा चालू रखिए, जरा चालू रखिए। बोल बेटा। કેમ કેમ બેટા? હે? અરે જમી તો મેં લીધું છે ને, હું તો જમીને આવ્યો ને। हेलो जी। जी जी। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, behind that registration the only motto is to regulate these groups। हम्म। ये जो ग्रुप्स थे ना, उनको नियंत्रित करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। आप इसको पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं? पॉजिटिव मानता हूँ जी, उनका रेगुलेशन करने के लिए। ये तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया हाँ, है। और जैसे अभी वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ फॉर्म जारी किए हैं कि यदि आप फ्री भी घोषित करना चाहते तो बताइए कि उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे आप। हाँ, और उन्होंने देखिए, ये जो 1989 का अमेंडमेंट है ना, उसका नंबर है 51 वाला जो एक्ट है ना, उसमें सेक्शन 29A, सेक्शन 29A, ओके। it is that section by which this recommendation, yeah, sorry, amendment is introduced। ओके। अमेंडमेंट जो हुआ ना, इस अमेंडमेंट के द्वारा, व्हाट इज दिस अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल साफ उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके। बाय दिस अमेंडमेंट दे स्टार्टेड रजिस्टरिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। और वहां पर ये अमेंडमेंट जब दाखिल किया गया, तब वहां पर जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस जो लिखे हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये समय की जरूरत है कि अब इन पॉलिटिकल पार्टियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए इनकी पहचान आवश्यक है। ओके। इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन किया गया। और एज फार एज रिकॉग्निशन इज कंसर्न, देखिए एग्जैक्टली रिकॉग्निशन जो है ना, वो 1968 में ऑलरेडी कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ओके। parties were recognized in the year 1968, and even after recognition they were not registered। ओके। Recognition was done, but registration was not started। ओके। So recognition was done in the year 1968, and वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है 1968 का, उसको आप देख लेंगे। वहां पर जो लिखा है, वो लिखा है रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। ओके। One thing is reservation ओके। and other is allotment। ओके। वहां पर क्लियर कट सब कुछ बताया गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सिंबल्स इज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज।
symbols are reserved for political parties. Right. And And the rest of the party which are not recognized, they will be allocated, unrecognized party will be allocated symbol by the election commission from the all available samples. yes, yes, Hmm. yes. और दूसरी एक बात इसमें ये भी लिखी है कि रिजर्वेशन इज अ सेपरेट थिंग एंड अलॉटमेंट is a separate thing. These symbols are not allotted to political parties. They are reserved for political parties. Correct. And symbols are allotted to the candidates only. Okay. ये बहुत ही गहन विषय है, ये गहन, इसको बड़ी बारीकी से इसको समझना होगा कि symbols which are kept reserved for political parties, those symbols are not allotted to political parties because there is no provision for groups in our constitution. Okay. And that's why symbols are allotted only to candidates. Okay. और ये कैंडिडेट कब तय होते हैं? जब वो अप्लाई करते हैं, यदि पॉलिटिकल पार्टी का ऑथराइजेशन है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के हो जाते हैं, नहीं तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब बिफोर 20 days ऑफ द इलेक्शन। करेक्ट। ये जब पर्चा भरते हैं, हाँ, जिसको पर्चा ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हाँ, पर्चा ही कहते हैं, पर्चा कहते हैं। हाँ, तो जब ये पर्चा भरते हैं, कोई भी व्यक्ति जब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए जब अपना पर्चा भरते हैं और उनका पर्चा जब जो है वो सैंक्शन हो जाता है, मतलब कि एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा आफ्टर स्क्रूटिनी ऑफ दैट फॉर्म। हाँ, उसको जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब विथ दैट एक्सेप्टेंस द कैंडिडेट व्हाट एवर मे बी द नेम ऑफ द कैंडिडेट, दैट कैंडिडेट इज अलॉटेड symbol of that party which symbol is kept reserved for that party, but it is allotted only to candidate, and only candidate can use the symbol, and use of that symbol means propagation of that symbol, advertisement of that symbol can be done only after the candidature is accepted. Okay. मतलब वो 20 दिनों तक ही उस सिंबल का जो है वो प्रचार वो कर सकता है, और वह पार्टी, वो जो कैंडिडेट है वही कर सकता है, वही कर सकता है। पटेल साहब जो है, हम आपसे थोड़ी देर से बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।